अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज के प्रोग्राम में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान पहले टेस्ट पर एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। ख़ास तौर पे जो एक फाइट बैक हमने देखी पाकिस्तान की तरफ से चौथी इनिंग्स में, जिसमें ऑब्वियसली ऑल प्रेजेस फॉर फवाद आलम एंड द वे द टीम स्टक अराउंड, उस पर आज कोशिश करेंगे एक डिटेल्ड एनालिसिस कर सके। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल से सिर्फ अब 3 पॉइंट्स पीछे है मैनचेस्टर यूनाइटेड विद अ गेम इन हैंड। क्या ये साल मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक्चुअल टाइटल चैलेंज होगा? इस पर भी अपने एनालिस्ट से ज़रूर बात करेंगे। बार्सिलोना का एक बुरा रन चल रहा है, उस पर रेहान से मैं डिटेल में गुफ्तगू करूंगा और साथ ही साथ आपके ट्वीट्स और आपके सवालात को भी शो का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन एक जो बहुत बड़ा इवेंट कल से स्टार्ट होगा वो होगा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल, जो खेला जाएगा KPK और सेंट्रल पंजाब के दरमियान। तो वी हैव अ लॉट टू डिस्कस, बट शुरुआत ऑब्वियसली न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान पहले टेस्ट से होगी, जिसके अंदर चौथी इनिंग्स पर ख़ास तौर पर फोकस होगा। एंड हसन चीमा, द फ्लोर इज़ ऑल योर्स। आप शुरुआत करें फवाद आलम के ट्रिब्यूट के साथ। आई डोंट थिंक कुछ कहने की ज़रूरत है। व्हाटएवर वी कैन से उससे ज़ायद तो वो उसने ऑलरेडी ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस से अपनी प्रूव कर दिया। एंड मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सी हैरानगी थी इस बात पे कि उसने कोई रिट्रीब्यूटिव या इस तरह का कोई इंतकामाना सेलिब्रेशन नहीं की जब वो सेंचुरी पे पहुंचे। मतलब if I was in his position I would have done that but like मैं इतना बताता चलूँ, हसन चीमा का तो इस शो पे भी बड़ा दिल करता है कई दफा बातें सुनाने का, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। और शायद लेकिन जितना हसन चीमा कंट्रोल दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा कंट्रोल फवाद आलम ने दिखाया था। शुरुआत करते हैं जी स्कोर कार्ड से। वील स्टार्ट ऑफ विद स्कोर कार्ड ताकि ज़रा सारी पिक्चर कॉन्टेक्स्ट में आ सके। पाकिस्तान इवेंचुअली इट वाज अ कन्विंसिंग लॉस टू न्यूजीलैंड, लेकिन रेहान पॉजिटिव टेक अवेज, एक तो फोर्थ इनिंग्स आपकी कैटेगोरिकली हो गई। आपने जो अपनी पहली इनिंग्स खेली थी उसके अंदर फ़हीम अशरफ ने जिस तरीके से रोल प्ले किया था, एंड आई थिंक ओवरऑल रिजवान, दिस वाज अ फेयरली डिसेंट इंडिविजुअल टेस्ट मैच। सो दीज आर pretty much the positives. I think the positives that Pakistan can take from this test match are, एक तो पहली इनिंग्स में शाहीन का न्यू बॉल स्पेल with Abbas as well, because Abbas was piling on the pressure from the other end, और जो उसकी लाइन और लेंथ थी it was exemplary. उसके अलावा अगर आप पॉजिटिव्स की बात करें, रिजवान ये नहीं कि उसने स्कोर किया, ये है कि किस सिचुएशन में स्कोर किया, बिकॉज दोनों इनिंग्स के अंदर आपके ऊपर से टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया। रिजवान कम्स इन टू बैट, उसने ये भी नहीं किया। सो फहीम्स इनिंग्स इज वेयर ही टेक्स द अटैक टू द ऑपोजिशन। रिजवान टेक्स हिज टाइम देन टेक्स द अटैक टू द ऑपोजिशन। दूसरी इनिंग्स में उसने बिल्कुल डिफरेंटली खेला। फ़हीम का स्कोर करना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद एन ऑलराउंडर एट दैट पोजीशन। फ़हीम कीप स्कोरिंग। फ़हीम के टेस्ट में हमने पहले भी देखा है, अंडर प्रेशर आयरलैंड के अगेंस्ट उसने स्कोर किया था। ही स्कोर्ड अंडर प्रेशर अगेंस्ट इंग्लैंड, ऑल अवे टेस्ट मैचेस, इन न्यूजीलैंड अवे टेस्ट मैच। तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आपका जो टॉप ऑर्डर अगर फेल कर भी रहा है तो यू स्टिल पुटिंग अप डिसेंट फाइट विद योर लोअर मिडल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर एज वेल। और जो सबसे खुशाइन बात है कि पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर है, जो टेल एंड है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क ये लेता है कितनी बॉल्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन बोथ इनिंग्स अब्बास को अगर आपने नाइट वॉचमैन प्रमोट किया, उसने 55 बॉल्स खेली पहली इनिंग्स के अंदर। दूसरी इनिंग्स के अंदर द वे नसीम एंड शाहीन फॉट इट टिल द एंड, वो एक खुशाइन बात है। जहाँ तक ये बात है इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को, द वन थिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू लुक एट इसके पहली इनिंग्स का जो दरमियान वाला फेस है उसमें स्कोरिंग रेट। आई डोंट थिंक सेकंड इनिंग्स के अंदर आप स्कोरिंग रेट का बात तब तक कर सकते हो जब तक आपका टॉप ऑर्डर फाइंड ना करे। अगर आपके टॉप ऑर्डर ने आपको अच्छा स्टार्ट दिया तो लेट से 80 for 1 होता या 80 for 2 होता, फिर आप कर सकते थे। लेकिन 0 for 2 के अंदर तो नहीं सिचुएशन। एंड ऑल्सो लाइक आई डोंट थिंक इट शुड बी एनी सरप्राइज टू पाकिस्तानीज, बिकॉज 2017 ऑनवर्ड्स लोएस्ट टॉप 4 एवरेज इन द वर्ल्ड फोर्थ इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की है, और उसकी तकरीबन 17 रन पर डिसमिसल है, 17.5 रन पर डिसमिसल। तो 60 for 4, 70 for 4 इज रन ऑफ द मिल स्टफ फॉर पाकिस्तान इन द फोर्थ इनिंग्स। एंड इट्स नॉट लाइक सैम्पल साइज छोटा है। पाकिस्तान ने कोई आई थिंक 22 इनिंग्स खेली हैं जिसके अंदर ये एवरेज है पाकिस्तान की। सो बेसिकली द प्रॉब्लम पाकिस्तान फेसेस राइट नाउ, इसके पहली हमने जो बात की थी कि शान्स बीन इन गुड फॉर्म, आबिद जो हैं उन्होंने इंग्लैंड के अंदर भी बॉल्स बहुत ज़्यादा फेस की और उन्होंने न्यू बॉल सी ऑफ की। लेकिन दिस इज़ वेयर बोथ दी ओपनर्स नीड टू स्टेप अप कि जब आपने इतनी बॉल खेलनी है उसके बाद आपने अपना स्कोर भी इंक्रीज़ करना है, which has been a problem for Pakistan. The openers need to step up. अजहर अली पे हमने पिछले शो में डिटेल कॉन्वर्सेशन की थी। एक और जो प्लेयर है जिस पर एटलीस्ट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, इवन दो आई डू नॉट लाइक अगेन नेमिंग नेम्स, बट हारिस सुहेल पर भी
काफ़ी ज़्यादा इस वक्त क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है। तो ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान की बैटिंग पे कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, देन लेट्स डाइव इनटू द ओवरऑल नंबर्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो हारिस का तो जहाँ तक बात है, आई थिंक हारिस का मसला ये है कि चूंकि उसने अभी तक पाकिस्तान से बाहर अपने आप को प्रूव नहीं किया। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में भी आई थिंक वो एक टेस्ट ही खेला, शायद अभी एक टेस्ट खेला है। आई थिंक ओनली 5 टेस्ट वो एशिया के बाहर खेला है, अभी तक उसका कोई बड़ा स्कोर नहीं है। तो इस वजह से उसके ऊपर डाउट्स रहेंगे, और पाकिस्तान जो भी एशियन बैट्समैन होता है, खासतौर पर पाकिस्तानी बैट्समैन होता है, तो उसके ऊपर डाउट्स रहते हैं। द थिंग विद हारिस इज़ कि हारिस का एक प्रूवन रिकॉर्ड है डोमेस्टिक क्रिकेट में, मतलब फवाद को छोड़ के इस जनरेशन में सबसे बेहतरीन उसकी एवरेज रही है। आई थिंक 2012-13 से, बल्कि इवन उससे पहले से वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आ रहा है। और हमने दूसरे फॉर्मेट में देखा, जैसे वनडे क्रिकेट में जब वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जब हारिस के आने से कितना इफेक्ट पड़ा था पाकिस्तान की टीम के ऊपर। तो दिस इज़ ही इज़ अ प्रूवन प्लेयर। अब ये बात है कि होपफुली और अगर बाबर फिट होता है फॉर द सेकंड टेस्ट, तो कौन उसकी किसको रिप्लेस करेगा? जो मोस्ट लाइकली इस 11 में लाइनअप लगता है, बंदा लगता है रिप्लेसमेंट, वो हारिस ही लगता है, विच आई थिंक वुड बी अनफेयर ऑन हारिस। आई वुड गो विद के अगर आपने एक्चुअली ये करना है तो प्रॉब्ली बजाय 5 बॉलर्स करने के यू कुड डू विद 4 बॉलर्स, क्योंकि जिस तरह से आप बॉलिंग अटैक को इस्तेमाल करें, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि कप्तान के पास टू मैनी ऑप्शंस हैं जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है। बट जो भी इशू है, आई डोंट थिंक कि आपका टॉप ऑर्डर जो है वो पहले और दूसरे टेस्ट के दरमियान में सॉर्ट आउट होगा, एंड दीज गाइज नीड टू स्टेप अप। शान की एक बड़ी इनिंग्स थी इंग्लैंड में, बट आबिद का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था होम टेस्ट में, लेकिन इंग्लैंड वाली पूरी सीरीज में ही डिडंट परफॉर्म टू द लेवल। हाँ, वो एंड द फ्रस्ट्रेशन इज कि इट्स नॉट लाइक बॉलिंग खेल कर आउट, बॉलिंग खेल के इवन टाइम लेकर, एग्जैक्टली दैट्स द प्रॉब्लम, ही इज नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन द इवन इन दिस टेस्ट। पहली इनिंग्स में 100+ बॉलें वो खेले, तो इसके बाद जब व्हेन यू डन द हार्ड पार्ट, उसके बाद कन्वर्ट ना करना, दैट आई थिंक वो जो चीज़ है उसके ऊपर। एंड ठीक है, अगर कोई बच्चा हो, कोई 20-22 साल का बच्चा हो, फिर आपको समझ आती है ये तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इनसे तो आपकी तवक्को ये होती है कि ये कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और जो बात है, अब ज़रा चलते हैं इस टेस्ट सीरीज़ पर डिटेल में कॉन्वर्सेशन करते हैं। हम लोग उस जनरेशन में बड़े हुए जिसके अंदर पाकिस्तान टीम ने हमेशा न्यूज़ीलैंड डोमिनेट किया, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। मतलब ये कि आई थिंक हसन, याद है हमने एक बार बहुत पहले शो किया था जिसके अंदर हमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के एक मैच के बारे में बात की थी, तो आपने एनालॉजी ड्रॉ की थी जो एलेक्स फर्गसन ने टॉटनहम के बारे में कहा था। इट वाज प्रीटी मच लाइक दैट, सो कंप्लीट डोमिनेशन थी। लेकिन अगर हम रीसेंट नंबर्स देखें और होम एंड अवे विन परसेंटेजेस देखें, तो द प्रेजेंट रिजल्ट माइट नॉट बी दैट ऑफ अ सरप्राइज अगर इफ यू कैन डाइव इनटू योर विन होम विन या सो बेसिकली 2012 के आगाज़ से, क्योंकि 2012 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि उस साल सऊदी और बोल्ट जो है एक साथ खेलना शुरू हुआ था, वैगनर का भी डेब्यू था। उसके बाद से अगर आप देखें तो होम पिछले पाकिस्तान को निकाल देते हैं बिकॉज वो सिर्फ 3 ही मैच होम पे खेला है। उसके अलावा पिछले 9 सालों में इंडिया के बाद सबसे जो डोमिनेंट होम पे टीम रही है वो न्यूजीलैंड रही है। ये आप बड़े आसानी से कह सकते हैं दिस इज़ द ग्रेटेस्ट न्यूजीलैंड टेस्ट टीम एवर, जो लोग बात करते हैं कि हमेशा नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं, उनके लिए शायद एक्सेप्टेबल बात ना हो। ऑस्ट्रेलिया का भी 6 लॉसेज है, उनमें से भी आई थिंक 3 उनकी इंडिया के खिलाफ है पिछले 3 सालों में, और इंडिया और साउथ अफ्रीका से आते हैं, अदरवाइज दे डोमिनेट। दीज आर द 3 आउटस्टैंडिंग जो होम टीम्स हैं। और न्यूजीलैंड की ये इसमें खास बात ये है कि इट्स नॉट कि बॉलिंग चल रही है या बैटिंग चल रही है, इट्स के एक तरफ पिछले 5 सालों में सिर्फ 16 प्लेयर्स हैं आई थिंक जिनकी 40 से ऊपर एवरेज है, उनमें से 5 न्यूजीलैंड के की बैटिंग लाइनअप में। और दूसरी तरफ उनका बॉलिंग अटैक भी देखें आप, सऊदी एंड वैगनर दोनों टॉप 5 में है रैंकिंग्स में, और बोल्ट नंबर 13 पे है। तो 3 आउट ऑफ द 13 टॉप रैंक जो आपके बॉलर्स हैं आईसीसी रैंकिंग में, वो तीनों हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम पे इज़ एज डिफ़िकल्ट एज मतलब जैसे नंबर्स दिखा रहे हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जाके जीतना जितना मुश्किल है, उतना ही न्यूजीलैंड जाके जीतना मुश्किल है। और स्पेशली फॉर एन एशियन टीम, क्योंकि एशियन टीम को अब 18 मैच लगातार हो गए हैं बगैर न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच। मैं ये पता है, ये मैं इस वजह से पूछ रहा था क्योंकि जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको वो फिर 5th डे की फाइट या 4th इनिंग्स की फाइट काफ़ी और सिग्निफिकेंट लगती है। ठीक है, लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी ड्रॉ के लिए जा रहे थे, ड्रॉ की फाइट थी, लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ द टेस्ट मैच। आई जस्ट वांट लाइक मुझे 4th इनिंग्स फैशन है कि जब अक्सर आप 300 से ऊपर टारगेट होता है तो लोग बड़े आराम से कहते हैं कि ये चेस हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में नो टीम हैज चेस्ड 350+ इन न्यूजीलैंड एवर। ठीक है, सिर्फ 3 scores of 300+ have been chased in New Zealand. One of them was by New Zealand themselves.
एक 1967 में हुआ था, एक जो है वो 2000s के अंदर हुआ था। जहाँ तक बात है कि न्यूजीलैंड की, हसन ने बात की 18 टेस्ट मैचेस हो गए एशियन टीम से, दे वन 9 इन अ रो नाउ अगेंस्ट एशियन टीम्स टेस्ट मैचेस इन न्यूजीलैंड। पाकिस्तान का इतनी फाइट पुट अप करना इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, स्पेशली कंसिडरिंग, आप ये कंसिडर करें कि पहली इनिंग्स के अंदर न्यूजीलैंड ने 400 से ऊपर स्कोर किया, आपके 52 पे 5 आउट थे, ठीक है। उसके बाद आपने जिस तरह इस मैच को लास्ट डे पे, लास्ट सेशन तक लेके गए, तो दैट इज एन लास्ट सेशन, लास्ट 10 मिनट्स तक बेसिकली इफेक्टिवली, आई मीन यू शुड बी हैप्पी विद दैट। और दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि जी अपने टारगेट्स आपको नीचे नहीं रखना चाहिए, आपको एम करना चाहिए कि ऊपर आप टारगेट रखें, एटलीस्ट ड्रॉ लेना चाहिए था पाकिस्तान को इस मैच से। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान पिछले आई थिंक इट्स बीन 11 मैचेस नाउ व्हेन पाकिस्तान हैवंट वन अवे फ्रॉम होम, तो अगर आपकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो रही है, आपको उस पर खुश होना चाहिए, बिकॉज यू आर हेडिंग इनटू द राइट डायरेक्शन। ठीक, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन से सवाल पूछेंगे कि फवाद आलम अब तक क्यों नहीं सिलेक्ट हुए थे। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का, विल बी राइट बैक। देखते हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के पहले टेस्ट की। 5वें दिन या चौथी इनिंग्स में जो प्लेयर जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ें हुई वाज फवाद आलम, जिन्होंने सेंचुरी की, और उन्होंने सेंचुरी कोई 40 साल बाद की, अपनी पहली सेंचुरी के बाद। लेकिन हैट्स ऑफ टू फवाद आलम, जिस तरीके से उन्होंने एक ग्रिटी नॉक खेला, एक रिजिलियंट नॉक खेला। मैं बल्कि हंस भी रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ अर्सा पहले जब फवाद को वापस टीम में कॉल किया गया तो ट्वीट करते थे कि जी इनकी टेक्निक ठीक नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या खेलेंगे, और फिर फवाद ने उधर ही जाकर सेंचुरी मार दी है न्यूजीलैंड में। लेकिन फवाद की जो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि आई नो दिस इज़ अ वेरी, मतलब अगर मैंने पॉपुलिस्ट सवाल पूछने तो ये पूछूंगा हसन कि फवाद क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे। मतलब सच्ची बात है, ये सवाल तो आई थिंक 2012-13 से, जब से मैं पाकिस्तान मूव बैक किया था, तब से मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेक होल्डर से। मेरा आई थिंक मैं पहले भी इस शो पे मेंशन किया, मेरा जो पहला ब्लॉग एवर था आई थिंक 2000, जो मैंने लिखा था वो ये था कि फवाद आलम पाकिस्तान टीम का क्यों हिस्सा नहीं है, और वो लिखा था 2010 की पाकिस्तान की टीम जो इंग्लैंड जा रही थी उसके लिए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएंगे, जब फवाद आलम ड्रॉप हुआ था तब सलमान बट पाकिस्तान का भी कप्तान नहीं बना हुआ था, शाहिद अफरीदी आपका टेस्ट का कप्तान था। लाइक दैट इज हाउ फार बैक इट इज़। तो अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें तो इट इज़ क्रिमिनल कि आपने उसकी पीक ज़ाया की है। इट इज़ क्रिमिनल जो पाकिस्तान क्रिकेट ने उसके साथ पिछले 10-11 साल हमारे पास, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के लिए टेबल्स भी यहाँ पे तैयार हुए हैं जिसके अंदर ये फर्स्ट क्लास एवरेजेस वगैरह आपके ये है स्क्रीन पर आपकी तारीख में सबसे बेहतरीन फर्स्ट क्लास एवरेज तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। तो नंबर 8 पे आसिफ मुज्तबा, देखें नंबर 8 पे आसिफ मुज्तबा से लेकर नंबर 2 पे जावेद मियांदाद तक 49.4 से 53.4 है, तकरीबन 4 रन का फ़र्क है। और फिर 3 रन का और फ़र्क है बिफोर फवाद आलम आते हैं, जो आपकी तारीख के सबसे हाईएस्ट फर्स्ट क्लास एवरेज। और ये ऐसे नहीं कि पिछले साल 2 में कि 2012-13 में वो ऑलरेडी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन उनकी फर्स्ट क्लास की औसत हो गई थी। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ टेस्ट देखें उनके बाद जो बाकी के 5 हैं उनमें मिनिमम जो टेस्ट खेले वो हनीफ मोहम्मद 55 खेले, वो भी इससे ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान इतने टेस्ट नहीं खेलता था। अगर वो 70s 80s या 90s में खेलते तो प्रॉब्ली 100+ टेस्ट होते। ओनली जो इक्वलेंट आप उसका कह सकते हैं आसिफ मुज्तबा, बट इवन उनको भी 25 टेस्ट मिले और 25 टेस्ट में उनके 25 की से भी कम की एवरेज थे। शफीक अहमद जो रिहान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के बाद में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके बारे में भी शफीक पापा, उनके बारे में भी फवाद वाले डाउट्स होते थे कि जी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो एक खैर लंबी बहस है, बट फवाद का जो रिकॉर्ड है 12,000 से ज़ायद रन्स और 56 की एवरेज, इस बेसिस पर, ऐसे नहीं है कि आपके पास कोई तेंदुलकर द्राविड वाला लाइनअप था पिछले 10 सालों में, स्पेशली पोस्ट मिसबाह यूनुस उनके जाने के बाद फवाद को 2017 में टीम में ऑटोमेटिक सिलेक्शन ना होना, ये एक मतलब कि इसकी तलाफ़ी नहीं आप कर सकते, ये जो पिछले 10 सालों में आपकी जो सिलेक्शन कमेटीज़ और आपके कप्तान कोच वगैरह रहे। अच्छा, जब मिसबाह उल्लाह कप्तान बने थे ना, तो काफ़ी लोग वक़्वात थी कि वो, क्योंकि ख़ुद फवाद के करियर की ट्रेजेक्ट्री और उनकी काफ़ी सिमिलर है, तो बंदा सोच क्योंकि इंजमाम यूनुस और यूसुफ में मिसबाह की जगह नहीं बन रही थी, बट मिसबाह स्ट्रगल्ड अ लॉट इन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, तो मिसबाह को एटलीस्ट मिसबाह अपने एक्सपीरियंस से करके, नाउ दैट ही इज द कैप्टन, ही वुड एटलीस्ट ब्रिंग फवाद इन अर्लियर, राइट? सो या मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी लोगों से थी मिसबाह के अलावा क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली हमारे जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, वो सब बात करते हैं हमारे साथ जाती हुई थी, पर जब उनके पास खुद वो पोजीशन आती है तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू फॉरगेट कि आपके साथ क्या हुआ था।
और आपके साथ क्या होने की वजह से आपके पीकेर्स आए हुए थे जिसका एंड में पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ था. इट्स नॉट अबाउट पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, इट्स ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट. जहाँ तक फवाद की हसन ने बात की, मैं सबको रेकमेंड करूँगा अगर आप ट्विटर पे हैं तो हैशटैग जस्टिस फॉर फवाद ज़रूर जाकर देखें. फ्रॉम 2010 टू आई थिंक 2017 तक लोग बोलते थे उसके ऊपर कि फवाद को खेलना चाहिए. पिछले कुछ सालों में उसका उतना वैल्यू नहीं रही. जहाँ तक ये बात है फवाद की, हसन ने बात की उसकी एवरेज की, मैं एक और चीज़ हसन विल पॉइंट आउट लेटर एज वेल कि जिन कंडीशन में फवाद ने स्कोर किया, जब पूरे पाकिस्तान में एवरेज स्कोर बहुत कम होता था फवाद और स्कोरिंग रन्स, उसके ऊपर लोगों ने ये कहा जी ये कराची में स्कोर करता है, कराची में इजियर कंडीशंस हैं. पर इट वाजंट लाइक वो सब साउथ के बेसिकली पंजाब में कोई स्कोर नहीं किया, राइट? पर दैट्स आल्सो लाइक इट्स नॉट लाइक ही वाज ओनली प्लेइंग देयर. और उधर भी अगर वो खेल रहा था, उसको आप कराची में कंपेयर करें विद प्लेयर्स हु वर प्लेइंग इन कराची, स्टिल हिज एवरेज वाज हायर देन ऑल ऑफ देम. ठीक है. एंड मुझे एक चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती कि फवाद को पहला आपने, फवाद द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है, आपने जब उसको टेस्ट डेब्यू दिया तो आपने उसको ओपनर खिलाया, ठीक है, फिर आप उसको एक टफ टूर पर लेकर जाते हैं और आप उसको नंबर 3 पे खिलाते हैं, उसको उसकी पोजीशन पे नहीं खिलाते. चलें वो भी ठीक है, एक प्लेयर डेवलप हो रहा है. कोई भी आपका जो इस तरह, फिर आप 10 साल के ड्रॉप फिर आप 10 साल के ड्रॉप कर देते हैं. द प्रॉब्लम इज़ कि अभी भी लोग ये होगा कि फवाद ने 100 किए, अगले मैच में अगर फवाद अल्लाह ना करे फेल हो जाए तो लोग कहेंगे देखा एक्सपोज हो गया. द प्रॉब्लम इज़ कि एक्सपोज हो गया के लिए सैम्पल साइज कितना है आपके पास. ठीक है, ठीक है. उस बंदे का सैम्पल साइज को 15 साल का है जो हर साल वो टॉप 3-4 रन स्कोरर्स में होता है, तो आप थोड़ा सा उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दें, थोड़ा उसके साथ स्टिक करें. और ये मैच भी फवाद कभी ना खेलते अगर बाबर फिट होते. आई थिंक एक और भी चीज़ है कि इस मुल्क में हम हमेशा बात करते हैं अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स सोच वाले लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान बैटिंग के मामले में जितना कंजर्वेटिव है शायद ही कोई मुल्क हो, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर्स पे सिर्फ टेक्निक की वजह से, हाँ, टेक्निक अच्छी है तो आप खिलाए जाते हैं. इवन समबडी लाइक अब्दुल्ला शफीक, यार इवन समवन लाइक फखर जमान जो आपको वाइट बॉल में आकर इतने अच्छी तरीके से स्कोर कर रहे हैं, एक दिन आप एनसीए जाते हैं, वो एक नेट के आगे ये एल्बो ठीक कर रहा होता है. आई रिमेंबर दैट. तो वो उसकी भी आप टेक्निक बदल देते हैं. और कल जो अगर आप 4 डे में फवाद की बात करें, उसी तरह 1 डे में इफ्तिखार. और दुनिया की तारीख में 50 ओवर क्रिकेट में से 4 प्लेयर हैं जिनकी 50 से ऊपर की औसत और 90 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है. वो हैं एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, फखर जमान और इफ्तिखार अहमद. तो जब पाकिस्तान 1 डे क्रिकेट की बात आएगी तो उस पर भी हम रैंट करेंगे. बट फवाद का ये भी है कि रेहान ने बात की मिसबाह का भी काफ़ी सिमिलर रिकॉर्ड था, 7-8 साल टॉप किया. इस जो पिछला टेबल अभी हमने देखा उसमें मिसबाह का इसलिए नाम नहीं था, उसकी भी डोमेस्टिक में एवरेज 51 की है, लेकिन चूंकि वो टेस्ट मैचेस खेला और बाहर खेला तो इस वजह से उसकी एवरेज इन टॉप 8 से गुजर गई. लेकिन सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड के 50 से ऊपर की एवरेज डोमेस्टिक की थी और फिर भी खेल नहीं पा रहा था. द गुड थिंग इज़ कि फवाद राइट नाउ इज यंगर देन व्हाट मिसबाह वाज जब वो कप्तान बना था. तो अगर वो तब वहाँ से 7 साल निकाल गया तो लाइक बंदा होप तो कर सकता है. बट आखिर में फवाद की ये बात है कि रेहान ने बात की, हमेशा मैंने पिछले 7-8 सालों से सुना है, कोई कहता है कि सेल्फिश है, कोई कहता है कि जी सिर्फ स्पिनरों को खेलता है, कोई कहता है सिर्फ डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, अपनी पिचों का प्लेयर है, शॉर्ट बॉल नहीं खेलता तो पाकिस्तान से बाहर क्या करेगा. और मेरा हमेशा यही आर्ग्यूमेंट होता था कि यार जो बाकी सब जिनके साथ वो कम्पीट कर रहे हैं उनसे अगर वो 8-8 10-10 रन की लीड ले रहे हैं तो कुछ तो कर रहा होगा ना, कुछ तो उनसे बेहतर कर रहा है. और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी वो ये थी कि अगर रेहान ने जिनकी बात की कि जो कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में नहीं परफॉर्म कर सके, लोग टीवी पे बैठ के लोग एक्स प्लेयर्स हमेशा बात करते हैं कि इसका स्टांस किस तरह करके. एक तो मुझे खुशी है अगर आप फवाद का पिछले 6 सालों में स्टांस भी देखें, उसने और ज़्यादा एग्जैजरेट कर लिया. लाइक मतलब कि अपने क्रिटिक्स के मुंह पे थूक रहा है वो. और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते थे कि जी शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता. वैसे ही बाय द वे ये हमारे लफ्ज हैं, ये मैं पहले बता दूं, ही इज द नाइसेस्ट पर्सन यू विल मीट. वो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, बट मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकेगा. उसने अपनी 100 किस तरह की है. दुनिया का जब सबसे बेहतरीन शॉर्ट बॉल बॉलर है नील वैगनर, वो राउंड द विकेट उसको बाउंसर करा रहा था, उस पे उसने पुल मार के और फील्ड भी वही सेट हुई थी. इससे ज्यादा वो प्रूव नहीं कर सकता कि जो पिछले 10 साल में उसके बारे में बातें की गई हैं वो कितनी गलत थी. अच्छा, जस्ट टू ब्रिंग इट इन कॉन्टेक्स्ट कि ये इनिंग्स कितनी रिजिलियंट थी. काश हम ये मैच एटलीस्ट ड्रॉ कर जाते तो फिर शायद इस इनिंग्स की वैल्यू ज़्यादा होती. ये एक टेबल जी एक और भी हसन चीमा ने हमारे लिए प्रिपेयर किया हुआ है कि पाकिस्तान के लिए 4th इनिंग्स में सबसे ज़्यादा बॉल्स आउटसाइड एशिया जिन प्लेयर्स ने फेस किए, ही इज़ ओनली सेकेंड टू एजाज अहमद इनिंग्स इन 1990. और आप ये देख सकते हैं, सो दैट शुड ब्रिंग इट इन कॉन्टेक्स्ट
कि किस तरीके से खेले। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, आपको रिजवान को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। ही इज आल्सो इन द टॉप 9, जिससे आपको अंदाजा होता है कि ये कितनी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्टनरशिप है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी पार्टनरशिप नहीं लगी कि आउटसाइड एशिया चौथी इनिंग्स में 2 बंदे जो है 200 बॉलें खेल गए हों। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रॉफी के फाइनल पे भी बात करेंगे, बट आई वांट टू टॉक अबाउट फुटबॉल। तो देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब हम बात करेंगे कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल की। वील हैव टू क्विकली टॉक अबाउट दिस क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू डिस्कस एज वेल। कायद आज़म ट्रॉफी का कल से फाइनल खेला जाएगा, KPK वर्सेस सेंट्रल पंजाब। इसके अंदर सेंट्रल पंजाब का फाइनल में पहुंचना इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ रिमार्केबल, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने हसन अली को कप्तान बनाया उस दिन के बाद से वो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हसन अली को आप इस टीम के साथ न्यूजीलैंड भी ले जाते तो शायद वो वहाँ में भी जीत कर आ जाते। जिस तरीके से हसन अली ने ये कम बैक की, फर्स्ट विद द बॉल एंड देन ऑल्सो विद द बैट। लेकिन जो इसमें बड़ी बात थी वो ये थी कि हसन आखिरी मैच या आखिरी राउंड में एंटर होने से पहले एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 टीम्स were in contention for the final. I think सदर्न पंजाब भी थी। हाँ, सिर्फ KP कंफर्म थी। देखना था किया। कि KP ने किसके साथ फाइनल में खेलना है, और ड्राइविंग सीट में ऑब्वियसली सेंट्रल पंजाब थी, वो जीत जाते तो they would have gone through, जो कि उन्होंने किया। और जो खास बात जैसे आपने कहा कि सेंट्रल पंजाब जो है अपने पहले 4 मैच नहीं जीती थी, 6 राउंड्स के बाद वो बॉटम थे। 6 आफ्टर 6 राउंड ऑफ मैचेस वो बॉटम थे, और आफ्टर 10 राउंड्स वो टॉप 2 में फिनिश किए हैं। मतलब इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी जो उन्होंने कमबैक किया। आपने हसन अली की बात की, उस जितना बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा क्रेडिट में वकास मकसूद को दूंगा, जिन्होंने रेगुलरली जिस तरह परफॉर्म किया। अहमद सफ़ी अब्दुल्ला उनके स्पिन बॉलर। जो खास बात इनकी थी वो ये था कि 3 बॉलर जो हैं स्टेप अप किए। हमने नॉर्दर्न की बात, और अभी बाय द वे बैटिंग काफी कमजोर है इनकी कंपेयर टू व्हेन यू कंसीडर के उनके लोअर ऑर्डर में स्कोर किया। और दूसरा ये कि उनके कई बैट्समैन ने, उस्मान सलाउद्दीन ने खास तौर पे अभी आखिरी मैच पे उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। उस्मान सलाउद्दीन ने जिस तरह से स्टेप अप किया, दैट्स बीन रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम। कि अजहर अली नहीं है, बाबर नहीं है, अब्दुल्ला शफीक नहीं है, अहमद शहजाद हार्डली खेल रहे हैं, उमर अकमल बैंड हैं, कामरान अकमल जो पिछले 5-6 सालों में, अगर फवाद आलम की हम बात करते हैं, अगर कोई और प्लेयर डोमेस्टिक में डोमिनेट किया तो बल्कि मेरे पास वो वाले भी नंबर्स हैं कि कायद आज़म ट्रॉफी पिछले 5 साल कौन हाई स्कोरर, अगर वो भी हम सामने रख लें वाइल हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। तो आपके कामरान अकमल की भी वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो उनकी हिस्टोरिकली रही है, बल्कि अली शान जो कि फैसलाबाद के कीपर हैं वो रेगुलरली खेलते रहे। तो सेंट्रल पंजाब टीम नहीं है जो वापडा की या पिछले साल सेंट्रल पंजाब की जो टाइटल जीती थी, दिस इज अ रिलेटिवली यंग टीम। तो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, इट हैज़ बिन लेड बाय द बॉल। इट इज़ अ वेरी पाकिस्तानी स्टाइल, मतलब कि बॉलिंग की बेसिस पे अहमद बशीर ने भी परफॉर्म किया, बट ख़ास तौर पे जो 3 मेन बंदे थे आपके वकास मकसूद, हसन अली और अहमद सफ़ी, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से था। ये जी हम वही वाली बात आप देख सकते हैं जिस तरह अभी पॉइंट आउट किया कामरान अकमल का हसन चीमा ने, कि कामरान अकमल पिछले 5 साल में हैज़ बीन सेकंड ओनली टू फवाद आलम। दिस वाज अंटिल पिछले साल के एंड पे, क्योंकि तब मैंने नंबर्स बनाए थे। तो अब तो आई थिंक इफ्तिखार वाज 10th, तो अब आई थिंक टॉप 3 टॉप 4 में हो गया। और प्रॉब्ली उमर अमीन जिन्होंने इस साल भी टॉप 5 रन स्कोरर्स में, ही प्रॉब्ली गॉन टॉप, क्योंकि सिर्फ 400-500 रन पीछे थे वो फवाद आलम कामरान अकमल से। अगर दोबारा मैं नंबर करूँगा तो उमर अमीन टॉप पे हो जाएंगे, लेकिन ये लास्ट सीजन तक था। तो अगर उस वक्त आप देखें कि कामरान अकमल, इमरान फरत, मैंने जैसे उमर अमीन और हमाद आदम पे पिछले हफ्ते बात की कि पाकिस्तान में अगर आपके पास ठप्पा लग जाए कि ये इंटरनेशनल का प्लेयर नहीं है, फिर आप जो मर्जी परफॉर्मेंस दे दो आपको लोग नहीं पूछते। और ये अगर आप इनका टॉप 6-7 देखें तो 7 के 7 एट सम पॉइंट पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए हैं कम अज़ कम। आसिफ जाकिर आई डोंट थिंक हुए हैं। अशफाक बेचारा KP की वजह से नहीं खेल सका, बट लाइक या उसकी वो पॉलिटिकल या मतलब मीडिया की वो बैकिंग नहीं है जो पाकिस्तान में चाहिए होती है आपके का नाम खबरों में आने के लिए। लाइक इवन इस साल भी उसको सेकंड 11 में उन्होंने भेज दिया था। तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो खैर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में बात करें तो शो के एंड तक हम सिर्फ रोना ही शुरू करते हैं। तो लेकिन ये सेंट्रल पंजाब की अगर आप वो टीम देखें, सलमान बट, इमरान फरत, चले वो सारे नहीं हैं, तो ये सारे नहीं, तो नई क्रॉप से जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दूसरी तरफ आपकी KP है जिन्होंने
ऐसे डोमिनेट किया जैसे पाकिस्तान में सुई गैस एक ज़माने में डोमिनेट करती थी कायदम ट्रॉफी को, इस तरह पाकिस्तान में डोमेस्टिक टीमें नहीं डोमिनेट करती। Also they won the national T20 Cup as well. Won the national T, वो national T20 Cup, the And World I Cup think we खेल should सकती थी। we should talk सारे- about Imran Farhat as well. उनकी retirement है। इमरान फरत, yes. Yeah, he's one of the top 3 run scorers here as well. I think जो मुझे इमरान फरत की खुशाइन बात लगी है कि ये आखिरी 1-2 साल जो उनके गुजरे हैं, it wasn't like कि इमरान फरत ने प्लेयर्स पाकिस्तान में जब रिटायर होते हैं अक्सर उनकी रिटायरमेंट का आपको पता नहीं चलता, 4 साल 5 साल वो रिटायरमेंट अनाउंस ही नहीं करते और फिर आपको एंड में पता चलता है कि अच्छा जी उसका ज़्यादती उसने छोड़ दी। इमरान फरत ने जितनी डिग्निटी से नेशनल T20 कप में रिटायरमेंट अनाउंस की, जितनी डिग्निटी से यहाँ पर गए हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड दिस इज़ अ गुड ट्रेंड। उमर गुल ने स्टार्ट किया, इमरान फरत उनके साथ आए, दिस इज़ अ रियली गुड ट्रेंड एंड जो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं, हसन ने जो अभी दिखाया चार्ट नंबर 3 पे थे वो, तो इस तरह के परफॉर्मर्स को अगर आप डोमेस्टिक के अंदर जो अक्सर बात है डोमेस्टिक को इज्जत दो, वो सिर्फ इंटरनेशनल में ही डोमेस्टिक में भी उनको इज्जत मिलनी चाहिए। इट्स रियली गुड टू सी के ये हो रहा है और जो उनको ट्रॉफी भी प्रेजेंट की गई, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी। अब ये मैच कल से शुरू होगा, जब हमारा होगा तो तब तक वी विल ब्रिंग यू एन अपडेट फ्रॉम द फाइनल, क्योंकि फाइनल इज़ गोइंग टू बी प्लेड ओवर 5 डेज। अब चलते हैं जी फुटबॉल की तरफ, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवालात हमें आते रहे हैं। तो शुरुआत मतलब इवन दो दिस इज़ आउट ऑफ द रेगुलर फॉर्मेट, लेकिन अभी से ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पे बात करें। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, ऑजी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइटल चार्ज पॉसिबल, और इससे बात करने के लिए हम पहले टेबल को देख लेते हैं जी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के टेबल पर अगर आप नज़र दोहराएं तो लिवरपूल इज़ एट द टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन उनके बिल्कुल पीछे है मैनचेस्टर यूनाइटेड, 3 पॉइंट्स बिहाइंड देम विद अ गेम in hand. So theoretically the title charge is definitely on, लेकिन ये एक बहुत ही weird किस्म का सीजन हो रहा है जहाँ पर सारे या पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं या मैच खेलने से इनकार कर रहे हैं। सो बहुत ही अजीब किस्म का सिचुएशन है। और एक मैं यहाँ पर सवाल हसन चीमा से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक और भी ट्विटर पर सवाल आया था, हमने स्क्रीन पर नहीं रखा। वो पूछ रहे थे, हसन चीमा व्हाई डू यू नॉट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड? Because I grew up in the 90s. But go on, Hassan. So this is the situation. Is the title charge possible? The title charge is possible क्योंकि ना लिवरपूल ना मैनचेस्टर सिटी वो टीम्स हैं जो पिछले 2-3 सीजन में रही हैं। अभी भी देखें तो और 3 हफ्ते पहले तक टॉटनम लग रहा था कि शायद मेन टॉटनम भी हो गया। आई वुड थिंक चेल्सी इज बेसिकली ड्रॉप्ड ऑफ, बाकी चारों आई थिंक अभी टाइटल रेस में हैं। जो चीज़ है देखने वाली वो ये है कि पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो इस वक्त लिवरपूल और टॉप, और लिवरपूल और ऑन कोर्स फॉर आई थिंक 80 to 82 पॉइंट्स, जो कि आई डोंट थिंक कि इस सदी में किसी, आई थिंक लेस्टर इज़ दी ओनली टीम जो इस सदी में उस तरह के पॉइंट्स टोटल के साथ टाइटल जीती है। तो वो एक चीज़ है कि इस साल चूंकि हर टीम स्ट्रगल कर रही है, इट्स नॉट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्टेप अप किया, इट्स के बाकी सब ने स्टेप डाउन किया। ठीक है, तो वो बट आई स्टिल थिंक कि एज द सीजन गोज ऑन, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की आई डोंट थिंक वो वाली डेप्थ है। कवानी इज़ रियली इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट लाइक दे डोंट हैव लिवरपूल या सिटी वाली डेप्थ। और एक दफ़ा अब आप क्रिसमस से गुजरेंगे, वंस द सीजन बेसिकली मतलब फटीग एक दफ़ा आती जाएगी तो फिर आई डोंट नो हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड विल सर्वाइव। लेकिन द गुड थिंग विद देम इज़ के सोल्शायर की डेवलपमेंट एज अ कोच, एज अ टैक्टिकल कोच जो इस सीजन में हुई है, वो दैट हैज प्रॉब्ली बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अच्छा, क्रिसमस ब्रेक है, विंटर ट्रांसफर ऑन हो जाएगी, probably a chance for them to reinforce. क्योंकि देखिए जब आपको इतना क्लियर नजर आ रहा हो ना कि बस ठीक है, ये इतना क्लियर नजर आ रहा हो ना कि आप टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे हो और आप यूरोपा लीग खेल रहे हो, तो आपको चाहिए आप यूरोपा लीग से निकल जाएं, क्योंकि आपको थर्सडे को मैचेस खेलेंगे, आपकी टीम के फटीग होगी। हसन ने जैसे बताया इनकी स्क्वाड डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी टीम्स की हैं, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जितने कम मैचेस खेले कॉन्सेंट्रेट ऑन द लीग उतना उनके लिए अच्छा होगा। जो आपने ट्रांसफर विंडो की बात की, इट्स वेरी रेयर कि जनवरी के अंदर आपको कोई ऐसा ट्रांसफर मिल जाए जो आपकी टीम को कंप्लीटली चेंज कर दे। डिएगो कोस्टा नाउ इज अ फ्री एजेंट, आई एम सेइंग वेरी रेयर। या और डिएगो कोस्टा को क्या करना है, उन्होंने कवानी भी ले लिया। यानी यूनाइटेड के जहाँ पर इश्यूज हैं अभी भी वो इश्यूज हैं। हसन ने जिस तरह बात की कि वो 82 पॉइंट्स वाली, दी अदर प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप लिवरपूल का ये सीज़न देखें 6 ड्रॉज, विच इज़ वेरी लाइक लास्ट सीज़न लिवरपूल का ये था कि यू नो दे वुड आइदर विन, और सीजन के एंड में वो मैचेस हार गए थे। देयर विन परसेंटेज वाज अनबिलीवेबल अप टिल 30-31 मैचेस। उससे पिछले सीजन भी लिवरपूल वन ड्राइंग मैचेस, दे वर आइदर विनिंग और दे वर लूजिंग। ठीक है, तो अभी मसला ये हो रहा है कि ऑल दीज टीम्स बिकॉज कोविड एंड सीजन स्टार्टेड, पिछला सीजन लेट खत्म हुआ, ये सीजन लेट शुरू हुआ, उसकी वजह से जितना इम्पैक्ट आया है वो वी विल बी प्रॉपरली बी एबल टू असेस ऑल दीज लीग्स बाय द एंड ऑफ द सीजन। क्योंकि आप ऑल अक्रॉस यूरोप देखें, पीएसजी को अगर आप देखें, पीएसजी थर्ड,
एग्जैक्टली लाइक पीएसजी को उस लीग के अंदर पीएसजी को आप कंसिडर भी नहीं करते कि इनका कोई टाइटल चैलेंज ना हो और या इतना लीड से ना जीत रहे हो. So it's a very strange sort of season and you can properly assess it, you know, by the last part of the season, not before that. अच्छा, कोविड की वजह से जी कुछ मैचेस कॉल ऑफ भी हुए, जिनमें से जो सबसे बड़ा मैच जो कॉल ऑफ हुआ वो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एवर्टन था, जिसके बाद कार्लो एंचेलोटी ने कैटेगोरिकली कहा कि जी ये क्या हुआ है, आई नीड एक्सप्लेनेशंस एंड द कंस्पिरेसीज नाउ आर रनिंग अमक. जिस एक बड़ा मैच होगा वो होगा चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस दें वंस द मैच इज़ प्लेड. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स और आपके सवालात के जवाब देंगे. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. आपके ट्वीट्स पे जाने से पहले, क्योंकि हमने बात की थी बार्सिलोना पे, थोड़ी सी बात करेंगे तो आज उस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं. बिकॉज बार्सिलोना इज़ हैविंग अ हॉरिबल रन ऑफ फॉर्म. अगर हम इस वक्त उन ला लीगा टेबल देखें तो दिस इज़ वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्सिलोना, कीपिंग द रिसोर्सेज इन माइंड एंड ऑल्सो कीपिंग द लीग इन माइंड. कि बार्सिलोना इस वक्त अगर आप देखें तो कोई कौन सी 6th पोजीशन पर है इस वक्त बार्सिलोना. सॉरी जी, मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई, खैर मैं लगाता भी नहीं हूँ, बहाना अच्छा था तो मैंने बोल दिया. तो एटलेटिको मैड्रिड इज़ एट द टॉप विद रियल मैड्रिड चैलेंजिंग देम. लेकिन बार्सिलोना का अगर रेहान में इस वक्त सीज़न सम अप करूँ तो आई बिलीव आइबार के साथ उनका ड्रॉ हुआ था, एल्चे के साथ सॉरी ड्रॉ हुआ था. और उसके बाद थैंक यू जी, मुझे दोनों ने कंफ्यूज कर दिया यहाँ पर बिग टाइम. लेकिन जो उसमें बात देखने वाली थी वो ये थी कि लियोनेल मेसी यूं करते हुए उनकी वीडियो आई थी. सो या आपने कहा कि बार्सिलोना की फॉर्म बहुत बुरी है. एक तो बार्सिलोना बाय देयर स्टैंडर्ड्स इन दिस सीजन पिछले 5 मैचेस उनके अच्छे गए, क्योंकि 3 जीते हैं और 2 उन्होंने ड्रॉ किए हैं. जो उनका सीजन का स्टार्ट के बाद जो अगले 3-4 मैचेस थे, दैट्स आई थिंक बार्सिलोना, आई हैव सीन बार्सिलोना प्ले अर्ली 2000s की टीम देखे, उसमें काफ़ी इशूज़ थे. इवन फिनिश्ड 4th वन सीजन, उसमें भी इतने इश्यूज ग्लेयरिंग नहीं नज़र आते थे आपको, बिकॉज द टीम एटलीस्ट हैड सम सॉर्ट ऑफ एन आइडेंटिटी. बोर्ड रूम के इश्यूज तो बार्सिलोना में हमेशा चलते रहते हैं. अभी जो बार्सिलोना का सबसे मेजर इशू है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन यू वॉच बार्सिलोना प्ले. पिछले साल भी उनके बोर्ड के इश्यूज थे, पिछले साल भी यही बातें चल रही थी कि टर्मोइल है ये वो. इवन दे डोंट विन द लीग तो यही लगता है टर्मोइल है. लेकिन देम टू बी 6th एंड द वे दे आर प्लेइंग इज़ वेरी वरिंग, बिकॉज उनकी टीम में जीरो विड्थ है. एवरीवन जंप्स इन द सेंटर, एवरीवन इज ओवरलैपिंग ईच अदर. ऐसे लगता है कि देयर इज वो जो बात है कि बार्सिलोना की स्क्वाड इतनी अच्छी, लेकिन उनकी स्क्वाड इतनी अच्छी है कि वो स्टिल इन ला लीगा दे शुड बी अमंग द टॉप 3 टीम्स. ठीक है, उसके बावजूद ये मसला है, अब द टाइप ऑफ प्लेयर्स दे हैव वो सारे सेंटर में आ जाते हैं. आइदर द कोच नीड्स टू हैव अ वर्ड विद देम एंड से कि तुम वाइड रहो. इसमें आई ऑलवेज गो बैक टू दैट ऑनरी स्टोरी जहाँ पे ग्वार्डियोला ने उसको कहा था कि तुम या तो लेफ्ट पे फुल वाइड रहोगे, अगर तुमने अंदर कट इन करना, यू विल नेवर प्ले फॉर माई टीम अगैन. That is the kind of thing that they need to do with the kind of players they have, because Coutinho always cuts into the center, Messi always cuts into the center. I think right now in Europe, as in top 4 leagues के अंदर, they have to be one of the narrowest teams to watch. ठीक है. अगर जॉर्डी एल्बा वो ओवरलैपिंग रन ना दे रहे हों तो जितने भी उनके अटैकिंग आउटलेट्स हैं वो बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं. इवन जो सेंटर से वो अटैक करते हैं, दैट हैपेंस व्हेन जॉर्डी एल्बा ओवरलैप्स, और फिर वो सेंटर बिकॉज देन दे स्टार्ट ट्रैकिंग हिम, तो सेंटर में जगह खुल जाती है. तो दे लाइक ऑब्वियसली इफ डेम्बेले इज प्लेइंग देन दे आर डिफरेंट टीम. एंड इवन ला लीगा के अंदर जब इनका कड़ीज के साथ मैच हुआ था, उसके अंदर उनके मैनेजर ने कहा था कि मैं तो इतना खुश हुआ था जब ये सब्स्टिट्यूशंस करते और सारे सेंट्रल प्लेयर्स लेके आ रहे हैं. और उसने ओपनली ये कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि सिर्फ सेंटर हमने डिफेंड करना है, लेट देम प्ले वाइड. सही हो गया जी. अब आपके ट्वीट्स की तरफ चलते हैं. खैर वैसे उन्होंने क्योंकि की बात की और मेसी की बात की, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर पॉपुलिस्ट अप्रोच करूँगा. वो ये करूँगा कि जी अभी मेसी ने रिसेंटली गार्डियोला के बारे में बड़ी तारीफ़ें की हैं, probably going to Manchester City next season. अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ. सबसे पहले जी फैन ऑफ अहमद शहजाद ये हमसे सवाल पूछ रहा है और इनका सवाल है PSL के ड्राफ्ट से रिलेटेड. तो मैंने कहा कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं लूँ, रिटेंशन और ड्राफ्ट की अपडेट देंगे आप. हम जी आपको दे देंगे. इस वक्त चक्कर ये है कि फॉरेन प्लेयर्स अपनी रजिस्ट्रेशन फाइनल कर रहे हैं, बट वी कांट शेयर द एग्जैक्ट फाइनल डेट्स फॉर द ड्राफ्ट और द रिटेंशन बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर प्रेरोगेटिव. वो PSL ऑफिशियली अनाउंस करेगा तो तब आपको पता चलेगा. लेकिन मैं आपको एटलीस्ट इतना बता सकता हूँ कि द ड्राफ्ट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस वेरी वेरी सून, क्योंकि ये वाली बात उन्होंने एटलीस्ट पब्लिक कर दी है, बट दे स्टिल फाइनलाइजिंग द डेट. सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट. आप हमसे ट्विटर पे भी पूछते हैं, तो आई थॉट आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेल यू कि द पर्सन टू आस्क वुड बी इमरान अहमद खान ऑन ट्विटर, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, द अदर आर प्राइम मिनिस्टर. अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी. अगला सवाल है जी सुएब चत्री और वकास साहब का. ये
मिलता जुलता सवाल था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कर लूँ उनका जी। इज जफर गौर अ बेटर ऑप्शन फॉर अस ओवर यासिर शाह इन सेना एज यासिर isn't even holding? Shan earned more comfort in middle order when we played South Africa. Should we think about playing him there instead? Should we sit Haris out for Babar or push Azhar Ali to open and sit Abid? और दूसरा सवाल कैटेगोरिकली जफर गौहर और यासिर शाह से रिलेटेड है, वो ये है कि जी यासिर शाह के सेना के नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 1-2 गुड मैचेस इन इंग्लैंड अच्छे नहीं है. व्हाई नॉट गो फॉर जफर गौहर? विल वी कंटिन्यू विद नसीम और गो विद सुहेल खान? तो यासिर और गौहर is the main question that you need to address right now. पहली चीज़ तो ये कि आप जिस मर्जी स्पिनर को खिला लें, आप शेन वॉर्न को रिटायरमेंट से वापस ले आएं और उसको क्या पाकिस्तान के लिए खेल ले और आप उसको पहली इनिंग्स में सेना कंट्रीज में इतने ओवर दें तो उसका भी बुरा ही रिकॉर्ड होगा. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आई थिंक मैंने कोई 2-3 दफ़ा वो टेबल मेंशन किया है जिसके अंदर यासिर के ओवर्स आर मोर देन एनी अदर स्पिनर इन द वर्ल्ड इन सेना कंट्रीज. और सरप्राइजिंग बात यह है कि इस टेस्ट मैच में भी वही देखा हमने पहली इनिंग्स के अंदर कि आप 4 फास्ट बॉलर खिला के फिर भी यासिर को आपने इतने ओवर्स दिए. जहाँ तक जफ़र की और यासिर की आपस की बात है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्लान्स यू हैव. तो अगर आप सेना कंट्रीज में आपका स्पिनर का ये रोल है कि उसने एक एंड रोकना है तो इट्स बेटर टू हैव अ फिंगर स्पिनर. अगर उसका ये रोल है कि उसने विकेट लगा लिया तो उसको पहले वो, अगर लेग स्पिनर है उसको पहली इनिंग्स में आप इतने ओवर नहीं देते, उसको आप सेकंड इनिंग्स में इतने ओवर देते हैं. जो अक्सर लोग कंपेयर करते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के स्पिनर्स को आप देखें वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया 2 फिंगर स्पिनर्स खिला रहे हैं, दे नॉट प्लेइंग अ लेग स्पिनर, और पहली इनिंग्स में इसलिए ओवर ज़्यादा करवा रहे हैं. लेग स्पिनर्स पहली इनिंग्स में इतने ओवर नहीं करवाते. That's basically the problem. और दूसरी सिंपलीफाई कर देते हैं ना, फिंगर स्पिनर मोर कंट्रोल ट्राइंग टू कंटेन. और फिर आप ये मत क्वेश्चन कीजिएगा अगर फिंगर स्पिनर खिलाया कि ये विकेट्स क्यों नहीं ले रहा. तो आपको बॉलर को उसके रोल के मुताबिक असेस करना है. अगर एक बॉलर का रोल कंटेन करना है कि वो एक एंड कंटेन करेगा और फास्ट बॉलर्स दूसरे एंड से विकेट्स लेंगे तो फिर आप उसको इकोनॉमी पे जज करेंगे. अगर आपने एक विकेट टेकर को खिलाना है फिर आप उसको विकेट्स पे जज करेंगे, नॉट ऑन हिज इकोनॉमी रेट. ठीक है, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट या शुड वी मूव टू इस पे द ओनली थिंग आई वुड से इज कि अभी मेरी परसों ही रविचंद्रन अश्विन से बात हो रही थी. आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट ये जो इनका ऑस्ट्रेलिया का टूर चल रहा है. गोइंग टू हैव अ सेशन विद हिम आफ्टर दिस ऑस्ट्रेलिया सीरीज. एक तो जो अपने यंग स्पिनर्स के साथ है. एंड द थिंग दैट जो मुझे फ्रस्ट्रेट करती है रिगार्डिंग यासिर, आप अश्विन को देखें, अगर अश्विन की बात होती है, हमेशा बात होती थी एशिया के स्पिनर, बट पिछले 3-4 साल में उनकी एशिया के बाहर जो रिकॉर्ड था और जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में साफ बाजी हो रहा है कि जब आप दूसरी दफ़ा जाते हैं, तीसरी दफ़ा जाते हैं तो आप वो एक्सपीरियंस के साथ गलतियाँ सीख के जाते हैं. और वंस यूर एट दैट पोजीशन अगैन, तो वो दैट इज़ व्हाट द पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस इज कि आप दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा जाएँ तो किस तरह परफॉर्मेंस देंगे. सेम चीज़ आप अपने बैट्समैन पे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला अगर बुरा टूर गया तो अगली दफ़ा वो अपनी गलतियाँ सुधारेंगे जाके. द फ्रस्ट्रेशन विद यासिर इज़ कि यासिर 2020 ख़त्म होने के आगे यासिर की बेस्ट वे सीरीज एवर इज स्टिल 2016 की इंग्लैंड वाली. तो दैट्स द फ्रस्ट्रेशन विद यासिर के यासिर की जो डेवलपमेंट है, यासिर की जो इम्प्रूवमेंट है, वो उस तरह से नहीं हुई जो कि मतलब कि हम सब होप कर रहे थे. हसन, डोंट यू थिंक अगर पहली इनिंग्स में उसको इतनी मार पड़े और आप उसको इतने ओवर दें, डजंट इट अफेक्ट अ प्लेयर मेंटली कि वो सेकंड इनिंग्स में आता है. एंड आल्सो द बैट्समैन आर मोर कंफर्टेबल मेंटली. तो हमने उसको 2016 में ही मेंटल कर दिया था ओवर करा के. आई डोंट थिंक जब से उसने डेब्यू किया, आई डोंट थिंक शायद दुनिया में कोई बंदा जिसने इतने ओवर कराए. आप एशिया में खेल रहे हो, आप यासिर को बॉल पकड़ा देते हैं कि आउट कर. आप बाहर खेल रहे हो, आप यासिर को बॉल पकड़ा देते हैं रन रोक. आप कहीं भी खेल रहे हो, बस यासिर को बॉल पकड़ा देते हैं. आपके कप्तान की स्ट्रैटेजी ये होती है कि एक एंड से तो यासिर लगा रहेगा, उसका काम है संभालना. ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं. वकास अहमद और शाहजेब, इन दोनों का सवाल जी इनका भी मिलता जुलता है तो हमने कहा कर लेते हैं. वकास अहमद पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग शुड वी स्टिक विद दिस पेस अटैक? डजंट द लैक ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सपोजर फॉर आवर पूल ऑफ bowlers set us up to struggle in future tests the same way we struggled by hedging our bets on Asad Azhar for the long haul? Should tried and tested first class performers be preferred? दूसरे सवाल पे आ जाते हैं क्योंकि ये नसीम शाह से प्राइमरीली रिलेटेड और इसी से रिलेटेड बात है. वो ये कह रहे हैं कि जी हाउ फेयर इट्स टू इंक्लूड अ प्लेयर डायरेक्टली इन टेस्ट मैच विदाउट प्लेइंग अ फर्स्ट क्लास मैच. कुंबले ने जब कोच थे तो उन्होंने कम से कम कंडीशन रखी थी कि 2 मिनिमम फर्स्ट क्लास गेम एक्सपीरियंस आपके पास हो फॉर यू टू गेट बैक इन टू द प्लेइंग 11. और हम ये हारिस, सुहेल और नसीम शाह के साथ क्यों नहीं कर रहे जी? पहले तो रिगार्डिंग नसीम शाह ने 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं पाकिस्तान में. पैट कमिंस ने 8 खेले हुए हैं न्यू साउथ वेल्स के लिए. वो तो कंपैरिजन में पिछले शो में भी वो तो और इवन आप काखिज़ रबाडा को देखें, उनके लेस देन 20 टेस्ट थे. और जहाँ तक फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस की बात है तो इट्स नॉट लाइक नसीम, मतलब जो डिफरेंस है, लोग नसीम और मूसा को कंपेयर कर देते हैं. मूसा इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस. मूसा का फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है. आई डोंट नो वाई उसको वो खिलाए जाते हैं. वो जितनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा उसके लिए इंप्रूवमेंट वहीं पे है. उसको हमेशा टीम के साथ रहना आई डोंट थिंक उसकी डेवलपमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट. बट दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. वो टीम थोड़ा डिफरेंट उसके बारे में सोच सकती है.
लास्ट सीजन आपके जो दो आपका बेस्ट बाय फार फास्ट बॉलर जो था वो नसीम शाह ठीक हो गया, कायदर सही ट्रॉफी में। तो ऐसे नहीं है कि नसीम को सिर्फ आपने पेस की बेसिस पे रख लिया। और मजे की बात ये भी है कि वो 150 वाला बॉलर आपने 135 का कर दिया साल में, तो उस पे बंदा क्या ही बात करे। और जहाँ तक वो बात करेंगे फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस वाले बॉलर चाहिए, तो यही हिकमत अमली हमने 2011-12 से लेकर जब जुनैद की इंजरी हुई है तब से लेकर ये 2018 तक यही रखी है। एहसान आदिल, सोहेल खान, आपके वहाब रियाज, इवन अब्बास, राहत अली, अब्बास इज द ओनली वन जिसने एक्चुअल में आके उस तरह से स्टेप अप किया है टेस्ट क्रिकेट में जो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की उसकी परफॉर्मेंस थी। ये जो आप अब गए हैं नसीम की तरफ या बच्चों की तरफ, शाहीन की तरफ, वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दैट इज कि आपके वकार बॉलिंग कोच और हेड कोच रहे हैं, मिसबा कप्तान रहे हैं, और उनकी फ्रस्ट्रेशन थी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस बॉलर से कि ना तो उनकी पेस निकलती थी, बट मोर इशू ये रहता था कि चूंकि आपके 2-2 ढाई दिन में मैच खत्म हो जाते थे, आपका कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जो जैसे हमने नील वैगनर एक पैर पे उतनी जान से बॉलिंग करा सकते जो आपकी डोमेस्टिक का कोई प्रोडक्ट नहीं करा सकता। वन लास्ट वर्ड बिफोर वी एंड द शो। आई थिंक जो पहला सवाल था कि फर्स्ट क्लास परफॉर्मर्स का, आई थिंक यू हैव टू पिक एंड चूज। आप ये नहीं डिपेंड्स ऑन द टैलेंट, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट फॉर द टीम। आल्सो आई थिंक विद योर बैटिंग इट मेक्स मोर सेंस कि आप जो है वो थोड़ा एक्सपीरियंस बैट्समैन को लेकर आओ। आप 1-2 बैट्समैन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो स्पेशली ऑन अवे टूर्स, बट बाकी आपको करना चाहिए जो आपके बॉलर्स हैं। हसन ने मेंशन किया नसीम की बात, मैं आपको, हम ये कोई 1000 दफ़ा बात कर चुके हैं इस शो पे हर जगह कि पाकिस्तान में 2017 से पहले आप नहीं जज कर सकते कि फास्ट बॉलर्स आपके कितने अच्छे थे, क्योंकि जिन पिचेस पे वो खेल रहे थे सही हो गया, दे वर वेरी इजी टू बॉल ऑन, और उधर आपको पेस की जरूरत थी ही आपको सिर्फ सीम पर रिलाई करते थे, सीम और स्विंग पर ग्रेस की बॉल एक जगह फेंकनी थी ठीक है जी, और काम हो जाता। रेहान थैंक यू, हसन थैंक यू। आपको हमारा शो कैसा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले शो तक हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।